नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 10 की जो क्षितिज पुस्तक है उसमें करपाराम जी खिड़िया के कुछ शॉर्ट जोड़े गए हैं। तो आज अपन उन्हीं शॉर्टों का अध्ययन करेंगे, बहुत ही आनंद आएगा। सबसे पहले अपन सदा की तरह कवि परिचय की चर्चा करेंगे। ठीक है, कवि परिचय तो अपन को पढ़ना ही पढ़ना है 10वीं के विद्यार्थी को, क्योंकि इसको अपन को बहुत अच्छे से याद भी करना है। एक प्रश्न कवि परिचय या लेखक परिचय में से अपने परीक्षाओं में आएगा। और जो बड़े प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, बड़े विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी कवि परिचय बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर रचनाओं के नाम पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए चलते हैं। जीवन परिचय। ठीक है, करपाराम जी खिड़िया शाखा के चारण थे। करपाराम जी खिड़िया हैं, वो खिड़िया शाखा के चारण थे। देखिए चारणों में शाखा होती हैं, जैसे कविया है, खिड़िया है, गार्डन है, बारठ है, सांधु है। इस प्रकार से ये क्या थे? खिड़िया थे। इनके पिता का नाम जगराम जी था। पिता का नाम जगराम जी, जो कि खराड़ी, वर्तमान में पाली जिले के निवासी थे। इनके पिताजी हैं, वो वर्तमान में पाली जिले में एक खराड़ी गांव, वहां के रहने वाले थे। सीकर के नरेश थे देवी सिंह एवं उनके पुत्र थे लक्ष्मण सिंह। उन्होंने कृपाराम जी की कवि प्रतिभा एवं विद्वता से प्रभावित हो गए और उन्हें क्रम से महाराजपुरा और लक्ष्मणपुरा गांव की जागीरें प्रदान की थी। सीकर के नरेश थे देवी सिंह, इनके बेटे थे लक्ष्मण सिंह। उन्होंने कृपाराम जी की प्रतिभा से और उनकी विद्वता से इतने प्रभावित हुए कि उनको खराड़ी गांव पाली से सीकर ले आए। सीकर में एक महाराजपुरा गांव और एक लक्ष्मणपुरा गांव वर्तमान में कृपाराम जी की ढाणी के नाम से प्रसिद्ध है। ये सीकर जिले में गांव है, उनकी जागीर इनको प्रदान की थी। आगे देखिए, कृपाराम जी खिड़िया का रचनाकाल संवत 1864 विक्रमी संवत है। ध्यान रखिएगा, इनमें से अगर आप 57 घटा लोगे तो ईस्वी सन में बदल जाएगा। 1864 विक्रमी संवत के आसपास माना जाता है। इनकी रचनाओं में महत्वपूर्ण जो रचना है वो राज्य का सोरठा काव्य है, एक चाणक्यनेसी नाटक लिखा था और एक अलंकार ग्रंथ है। इनके नाम गिने जाते हैं। राज्य का सोरठा काव्य मतलब इसमें सोरठे लिखे, चाणक्यनेसी नाटक है और एक अलंकार ग्रंथ है। इसमें राज्य का सोरठा वर्तमान में क्या है? उपलब्ध है। इनकी 3 रचनाओं में से राज्य का सोरठा उपलब्ध है। राज्य का सोरठा ग्रंथ है वो कवि ने क्यों लिखा था उसकी चर्चा करेंगे। देखिए एक उक्ति प्रसिद्ध है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। वो उक्ति यहाँ पर सारगर्भित होगी, बिल्कुल सटीक बैठेगी। देखो कैसे। राज्य का सोरठा ग्रंथ कवि ने अपने ही सेवक राजा राम यानी राज्य को संबोधित करते हुए लिखा था। इनका एक सेवक था जो इनकी खूब सेवा करता था बुढ़ापे में, राजा राम नाम करके, उसको संबोधित करते हुए ये लिखा गया। राजा राम यानी राजिया कवि का बहुत ही विश्वास पात्र और सेवाभावी सेवक था, बहुत ही विश्वास पात्र था और खूब सेवा करता था कविराज की। राजा राम क्या था कि निसंतान था। राजा राम यानी राजा जो था वो निसंतान था, उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह सदा ही बहुत उदास रहता। देखिए पुराने ज़माने में अपने रूढ़िवादी पद्धति चली है भारत देश में कि अगर किसी के कोई पुत्र नहीं होता है तो वो व्यक्ति अपने आप को बहुत दोषी समझता है समाज में कि मेरे पुत्र क्यों नहीं हुआ, मेरी मुक्ति नहीं होगी, अगर पुत्र मुखाग्नि मुझे नहीं देगा तो मुझे स्वर्ग कैसे मिलेगा। बल्कि आजकल के पुत्र तो बड़े ही बेकार प्रवृत्ति के पैदा हो गए हैं, न हो तो ही अच्छा है। देखो इसलिए वो संतान नहीं होने की वजह से बहुत उदास रहता था। मरणोपरांत उसका नाम लेवा कोई नहीं बचेगा। वो इस बात से चिंतित रहता था कि मेरा वंश नहीं चला है, इसलिए मैं मर जाऊंगा तो मेरी तो पीढ़ी खत्म हो गई, मेरा नाम लेने वाला कौन बचा है? कोई नहीं बचा है। इसलिए वो बहुत दुखी था बेचारा। तब कवि ने उसको आश्वस्त किया था, कवि ने उसे विश्वास दिलाया कृपाराम जी ने कि वह अपनी कविता के द्वारा उसे अमर बना देंगे। अब देखो मैंने एक बात कही थी पीछे कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, वो उक्ति यहाँ पर सटीक बैठती है कि कृपाराम जी ने उन्हें आश्वस्त किया था, विश्वास दिलाया था अपने सेवक को कि मैं मेरी कविता में तुझे अमर कर दूंगा। देखो कोई पुत्र नहीं है, फिर भी राजा राम को अपन आज भी पढ़ रहे हैं, आज भी जान रहे हैं। 200 साल पुरानी बात है, फिर भी पढ़ रहे हैं, है ना, कि सारी दुनिया उसका नाम है वो याद रखेगी। ऐसा कवि ने उसे विश्वास दिलाया। तब कवि ने राजा को संबोधित करते हुए नीति के सोठे रचने शुरू कर दिए, यानी अपने सेवक को संबोधित करते हुए नीति से संबंधित सोठे रचे। उनकी संख्या है 140 सोठे मिलते हैं। हो गया ना राजा राम का नाम अमर। ऐसे कवि अमर कर देता है। देखो राजा सोठा राजस्थानी भाषा में संबोधित
और नीति काव्य की प्रथम रचना मानी जाती है। बड़े विद्यार्थी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो इस बात पे ध्यान दें कि राज्य का सोरठा वो किस भाषा में लिखा गया है, राजस्थानी भाषा में। संबोधित करते हुए नीति संबंधी ये राजस्थानी भाषा की प्रथम रचना मानी जाती है। बहुत अच्छी बात है। इसकी भाषा कैसी है, डिंगड़ भाषा का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ में छंद कौन सा है, सोरठा आपको पता ही चल गया होगा। सोरठा छंद है, 10वीं 11वीं के विद्यार्थी नहीं जानते हैं छंद को, जैसे जैसे बड़े होंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि छंद क्या होता है। तो देखो सोरठा छंद का प्रयोग किया गया है और साथ में वेण सगाई मुख्य अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। इसमें बिल्कुल सहजता है, सरलता है, सरसता है और प्रसाद गुणयुक्त होने के कारण राजियारा सोरठा लोक समाज में बहुत प्रसिद्ध हुआ। देखिए आपके बुजुर्ग अगर घर परिवार में जिंदा हैं तो उनसे पूछेगा, राज्य का सोरठा इतनी प्रसिद्ध रचना है राजस्थानी साहित्य की कि पुराने ज़माने के लोगों के ये मुख जुबानी रहती थी, ये लोग कंठस्थ किए रहते थे। राज्य का सोरठा बहुत ही प्रसिद्ध रचना थी। इनके 2 4 5 सोरठे या दोहे तो लोगों को अभी भी याद रहते ही हैं, जो पुराने लोग हैं उनको। अपन तो अब पहली बार पढ़ रहे हैं तो अपने को लगा कि ये नई रचना है, परंतु ये बहुत पुरानी रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, सोरठा छंद होता है, उसमें वेण सगाई एक डिंगल भाषा में अलंकार होता था और बिल्कुल सहज सरल भाषा में प्रसाद गुणयुक्त राज्य के सोरठों की रचना है वो कृपाराम जी ने की है। यहाँ तक 10वीं के विद्यार्थी अच्छे से ध्यान दें, यह पूरा अपन को अच्छी तरीके से याद करना है। यहाँ से लेकर के कवि कृपाराम जी खिड़िया शाखा के चारण थे, पिता का नाम जगराम जी था, वो खराड़ी वर्तमान पाली जिले के निवासी थे। सीकर के महाराजा देवी सिंह और उसके पुत्र लक्ष्मण सिंह थे। उन्होंने कृपाराम जी की प्रतिभा को देख करके और उनको सीकर ले आए, महाराजपुरा और लक्ष्मणपुरा गांव की जागीर दी। उन्होंने राज्य का सोरठा लिखा था, चाणक्य नाटक लिखा था, एक अलंकार ग्रंथ लिखा था। वर्तमान में राज्य का सोरठा उपलब्ध है। ये सारी बातें अपन को अच्छे से याद करनी है कि राज्य उनका सेवक था, वो सेवा करता था, उसकी चिंता वो बहुत चिंतित रहता था। तो कवि ने उसे आश्वस्त किया था, यानी विश्वास दिलाया था कि मैं मेरी प्रत्येक सोरठे में तुम्हारा नाम दूंगा तो पूरी दुनिया तुम्हें याद रखेगी, तुम्हें अमर कर जाऊंगा। और कवि ने ऐसा कर भी दिया है। अब अपन सोरठे पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आएगा दोस्तों, बहुत ही प्यारे सोरठे हैं। एक एक सोरठे में इतना मजा आएगा कि दिल बाग बाग हो जाएगा। अब देखो पहले पाठ परिचय देख लेते हैं। ये तो कवि परिचय हो गया, कवि ने क्या क्या किया, कहाँ जन्मा, कहाँ रहा। ठीक है, अब कवि परिचय में संकलित जो अंश है इसमें कवि ने हिम्मत और पराक्रम का महत्व बताया है, सदगति का लाभ और आपदा से पूर्व प्रबंधन के महत्व को स्पष्ट किया है। इसमें मानव जीवन में वाणी को महत्वपूर्ण बताते हुए सोच समझकर और मधुर वचन बोलने का उपदेश दिया है। कवि के अनुसार एक आदर्श समाज में गुणों की पूजा होनी चाहिए। इन सोरठों में कवि की विद्वता, बहुज्ञता और अनुभव की व्यापकता प्रकट होती है। यानी कवि ने अपने सोरठों के माध्यम से अपनी विद्वता को प्रदर्शित किया, अपनी बहुज्ञता को दर्शाया और अपने अनुभव की व्यापकता को भी प्रदर्शित किया है। अब चलते हैं अपन मुख्य राजियारा सोरठा। देख रहे हो, पहला सोरठा, 15 सोरठे हैं, बहुत मजा आएगा, पूरी वीडियो के साथ बने रहें। देखो पहला सोरठा ये राजस्थानी भाषा का है, इसलिए अपने को पढ़ने में थोड़ी समस्या होती है। धीरे धीरे बिल्कुल शांति से पढ़ेंगे। गुण अवगुण जिण गाँव, सुने न कोई सांभळे, उन नगरी विच नाव है, रोई आछे राज्य। बहुत प्यारी बात कही है कि गुण अवगुण जिण गाँव, कि जिस गांव में गुण और अवगुण का कोई महत्व नहीं समझता है, जिस गांव में लोग जिस गांव में लोग या जिस समाज में लोग गुण और अवगुण पर ध्यान नहीं देते हैं, यानी गुण और अवगुण का महत्व नहीं समझते हैं, जिस समाज या जिस गांव में लोग गुण और अवगुण का महत्व नहीं समझते हैं, नहीं समझ पाते हैं, उस गुण और उस गांव और समाज में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बजाय अगर आप रोई आछे राज्य, इससे अच्छा तो अगर अपन निर्जन स्थान पे भी रहें तो भी बहुत अच्छा है। गुण अवगुण जिन गांव है, सुने न कोई सांभले। गुण और अवगुण का जिस गांव में कोई सम्मान नहीं होता है, कोई इज्जत नहीं होती है, उन चीज़ों को कोई समझ नहीं पाता है, उन नगरी विच यानी उस गाँव और समाज में रोई आछे राज्य, उस गाँव और समाज से अच्छा तो है कि निर्जन वन या रोही में रहना, यानी निर्जन वनों में या जंगलों में रहना ही अच्छा है। आई बात समझ में, पहला सोरठा। अगला देखिए, कारज शरीर न कोई है, बल पराक्रम हिम्मत बिना, हकलारा की होय है रंगा शियाड़ा राजिया। ये देखो लय होता है राजस्थानी भाषा में। तो दूसरा सोरठा क्या है, काज शरीर न कोई है। बहुत ही प्यारा सोरठा है कि कोई भी कार्य है वो कभी भी पूरा नहीं होता है, किसके बिना पूरा नहीं होता है, बल पराक्रम हिम्मत बिना। कि कोई भी कार्य होता है वो जीवन में बिना बल और पराक्रम के बिना
कोई कार्य सफल नहीं होता है या कोई व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है। बल पराक्रम के बिना कोई भी कार्य है वो जीवन में सफल नहीं हो सकता। हकलाना की होय है रंगा सियारा राजिया। जो रंगे सियार होते हैं, जो मतलब पराक्रम का ढोंग करते रहते हैं, रंगे सियार उसको ही बोला जाता है जो पराक्रम का ढोंग करने वाले हैं, उन्हें चाहे आप कितना भी ललकारो, कितना भी उकसाओ, वो अपनी असफलता के डर के कारण से, असफलता के भय या डर के कारण से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कोई भी कार्य हो, पहली पंक्ति में देखो, कोई भी कार्य हो बिना ही बल और पराक्रम के कभी भी कार्य में यह सफलता नहीं मिल सकती है व्यक्ति को। परंतु जो रंगे सियार होते हैं, जो पराक्रम का ढोंग वगैरह रचते रहते हैं, उन्हें चाहे आप कितना भी ललकारो, कितना भी उन्हें उकसाओ, वो अपनी असफलताओं के डर या भय से कभी भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ते हैं। आई बात दोनों सोठों की। अगला देखो, मिले सिंह वन माह है, मिले सिंह वन माह है, किन मिर्गा मरगपत कियो, जोरावर हित जोरावर अतिजा है, रहे उदरगत राजिया। मिले सिंह वन माह है, किन मिर्गा मृगपत कियो, जोरावर अतिजा है, रहे उदरगत राजिया। अब देखो, सिंह है, शेर जो होता है वो मृगपति अर्थात जानवरों का राजा कहलाता है। मिले सिंह वन माह है, शेर जो होता है वो मृगपति यानी पशुओं का अर्थात जंगल के जानवरों का राजा होता है। किंतु पशुओं ने मिलकर के, मिले सिंह है वन माह, लेकिन पशुओं ने मिलकर के उसे कभी भी अपना राजा स्वीकार नहीं किया। यानी पशु होते हैं, उन्होंने मिलकर के सिंह को कभी भी राजा स्वीकार नहीं किया, बल्कि शेर जो होता है वो अपनी हिम्मत के ऊपर, अपने पराक्रम या अपने बल के ऊपर जो जंगल का होता है वो राजा कहलाता है। जोरावर अतिजा है, रहे उर्दगत राजिया। जोरावर यानी अपने बल और पराक्रम के आधार पर शेर होता है वो जानवरों का राजा बन जाता है। यानी कहने का मतलब है कि बलवान जो प्राणी रहता है वह हमेशा उच्च पद पर सुशोभित होता है। सारे पूरे जंगल का सिंह होता है वो राजा होता है, लेकिन उसको जो जंगल के जानवर होते हैं वो मिलकर राजा घोषित नहीं करते हैं, बल्कि जोरावर अपने जोर, अपने पराक्रम, अपने बल के आधार पर वो जंगल का क्या कहलाता है, शेर कहलाता है। यानी बलवान प्राणी या बलवान व्यक्ति जो होता है वो हमेशा उच्च पद पर सुशोभित रहता है। अगला देखिए, आछा जुद अणपार है, धार खंगा सन्मुख धसे, भोगे हुए भरतार है, रसा जी के नर राजिया। बहुत प्यारा सा उठा है, आछा जुद अणधार है कि युद्ध में भाग लेना अच्छी बात है। अच्छा अच्छा, युद्ध यानी युद्ध, अणपार यानी भाग लेना। युद्ध में भाग लेना बहुत अच्छी बात है, गौरव की बात है, युद्ध में भाग लेना चाहिए। लेकिन जब धार खंगा सन्मुख, धार यानी तलवार, खंगा तलवार के सन्मुख सामने दसे, यानी जो सूरवीर तलवारों की तीखी धार का सामना करते हुए भोगे हुए बढ़ता रहे, जो सूरवीर तलवारों का सामना करते हुए आगे बढ़ता रहता है वो पृथ्वी का स्वामी यानी राजा बन जाता है। रसा जी के नर राजिया, और वह राजा बन करके पृथ्वी का भोग करता है। जो व्यक्ति युद्ध में भाग लेना तो अच्छी बात है, एक बार देखिए, अच्छा युद्ध अणपार है, युद्ध में भाग लेना अच्छी बात है, गौरव की बात है। लेकिन जब सूरवीर तलवारों के सम्मुख धार का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं और पृथ्वी का स्वामी अर्थात राजा बन करके पृथ्वी को भोगते हैं, मतलब कहने का है कि चुनौतियों का सामना करते हुए कोई व्यक्ति अपने जीवन में उच्च स्थान प्राप्त कर सकता है। इन चुनौतियों का सामना करने से ही व्यक्ति होता है वो अपना उच्च स्थान प्राप्त करता है। जैसे कोई सूरवीर युद्ध में भाग लेता है और वो तलवारों के सम्मुख उसका सामना करते हुए आगे बढ़ता जाता है और पृथ्वी का स्वामी बन जाता है यानी मालिक बन जाता है, और वह राजा बन करके उस धरती का भोग करता है। अगला देखिए, इन ही सु अवदात है, कहनी सोच विचार है, बेमोसर री बात है, रूढ़ी लगे न राजिया। बहुत प्यारा सोरठा कहा है। देखो, इन ही सु अवदात है, क्या कहा है कवि ने, देखिए, इन ही सु अवदात है, कहनी सोच विचार है, मतलब अच्छी या हितकारी बात होती है वह व्यक्ति को सोच विचार के कहनी चाहिए। इन अवदात है, कहनी सोच विचार है कि अच्छी या हितकारी जो बात होती है वो व्यक्ति को सोच विचार करके कहनी चाहिए, क्योंकि बेमौसर, बिना मौसम के, कि मौसम और अवसर का ध्यान रखे बिना ही अगर कोई बात कही जाती है जो पता नहीं सुनने वालों को वो बात अच्छी लगे या न लगे, यानी रूढ़ी लगे न राजिया। बेमौसर की बात यानी बिना मौसम के या ध्यान में या अवसर को ध्यान में रखे बिना ही कोई बात कही जाती है, वो पता नहीं सुनने वाले को अच्छी लगे या नहीं लगे। इसलिए जो बात कहनी होती है, जो हितकारी या अच्छी बात होती है, वो समय को सोच विचार करके ध्यान में रख करके ही कहनी चाहिए। बिना
ही समय या अवसर के किसी भी बात को नहीं कहना चाहिए, क्या पता सामने वाले को, सुनने वाले को अच्छी लगे या ना लगे। आई बात समझ में। इन सो ही अवदात है कहनी सोच विचार, कोई अच्छी या भली बात होती है, हितकारी बात होती है, वो सोच विचार करके समय के अनुसार ही कहनी चाहिए। बिना समय को ध्यान में रखे हुए, बिना अवसर को ध्यान में रखे हुए अगर अपन कोई बात कहते हैं तो पता नहीं सुनने वाले को अच्छी लगे या ना लगे। आगे देखो, पहली क्या उपाय, दव दुश्मन आमय डटे, प्रचंड हुआ विश्वास है, रोबा घाले राजिया। क्या बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है कि पहले किया उपाय है। इसमें कवि क्या कहता है कि मनुष्य को पहले ही उपाय कर लेना चाहिए। किसका? कि दव, दव का मतलब अग्नि, दुश्मन मतलब शत्रु, आमय मतलब रोग। मनुष्य को पहले ही उपाय करने चाहिए। किन किन चीज का? दव अग्नि का, दुश्मन का और रोग का। प्रचंड वहाँ विश्वास है, अगर ये तीनों चीजें अपना भयंकर रूप ले लेती हैं, प्रचंड मतलब अपना भयंकर रूप ले लेती हैं, तो बहुत ही रोबा गाले राजिया, बहुत ही कष्टदायक होती हैं, बहुत ही रोड़ा घालती हैं, बहुत ही दुख या तकलीफ या कष्ट देती हैं अपने जीवन को। मनुष्य को हमेशा ही पहले ही उपाय कर लेना चाहिए। दव अग्नि का, आग का, दुश्मन शत्रु का और एमे रोग का। इन चीज़ों का अगर पहले ही उपाय कर लेते हैं, अगर इनका अपन पहले उपाय नहीं करते हैं तो ये अपने भयंकर रूप में अगर आ जाती हैं तो इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अपना भयंकर रूप ले लेती हैं तो रोबा गाले राजिया, तो वह अपने लिए बहुत बड़ा कष्ट या बहुत बड़ा संकट खड़ा कर सकती हैं। आई बात समझ में। अगला देखिए, बहुत प्यारा सा होता है, हिम्मत की कीमत होई बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोई है रद कागज ज्यों राजिया। बहुत ही प्यारा सा होता है, मनुष्य का मूल्य उसके साहस के प्रदर्शन को प्रकट करने से ही होता है। हिम्मत की कीमत हो बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे ना आदर कोई रद कागज ज्यों राजिया। तो हिम्मत की कीमत हो, मनुष्य को, उस मनुष्य का जो मूल्य होता है उसके साहस का प्रदर्शन करने से ही प्रकट होता है। मनुष्य का मूल्य है उसके साहस का प्रदर्शन करने से ही होता है। बिना साहस का प्रदर्शन किए उसका कोई मूल्य नहीं रहता है। अगर मनुष्य अपने जीवन में सामने आने वाली चुनौतियों से घबरा जाने वाला व्यक्ति होता है, उसको लोग है ना रद्दी कागज के समान समझ करके ठुकरा देते हैं। हिम्मत की कीमत होती है यानी मनुष्य को अपने साहस का प्रदर्शन करने से उसके मूल्य प्रकट होता है। बिना साहस किए अपना परिचय दिए, बिना साहस का अपना परिचय दिए उसका कोई महत्व नहीं होता। करे ना आदर कोई, उसका कोई महत्व नहीं होता है। रद्द कागज ज्यों राजिया, लोग होते हैं उनको रद्दी कागज के समान समझ करके ठुकरा देते हैं। अगला देखिए, उपजावे अनुराग है, बहुत ही प्यारा सा होता है। उपजावे अनुराग है कोयल मन हरकत करे, कड़वो लागे काग है रसनारा गुण राजिया। वाह वाह वाह, मजा ही आ गया। रसना, उपजावे अनुराग, कोयल मन हरकत करे, इसे यहाँ पर कड़वी और मीठी वाणी को बताया गया कवि ने कि उपजावे अनुराग कोयल मन हरकत करे, कि कोयल अपने मधुर वाणी से, कोयल मन हरकत करे, कोयल अपने मधुर वाणी से सुनने वाले के मन को, प्रेम भाव को प्रसन्नचित कर देती है। यानी उसकी आवाज़ होती है अपने को अच्छी लगती है क्योंकि वो मीठी बोलती है, इसके कारण से लोगों के मन को वो प्रसन्नचित कर देती है। कड़वो लागे का गया रसनारा गुण राजिया, और एक कर्कश या कर्णकटु जो आवाज़ होती है जिसमें कौवा काँव काँव करता है, रसनारा गुण राजिया, उस वाणी, कड़वी वाणी को सुनना किसी को भी पसंद नहीं है। यहाँ पर वाणी की, कटु और मधुर वाणी की वरीयता कवि ने बताई है कि कोयल होती है वो बोलती है तो मीठी यानी अच्छी लगती है, तो लोगों के मन को हर्षित कर देती है। जबकि वही कौवा होता है वो काँव काँव कर्कश या कटुवाणी में बोलता है, तो उसकी आवाज़ कानों को कड़वी लगती है, इसलिए कोई भी सुनना उसे पसंद नहीं करता है, उसे सुनना कोई पसंद नहीं करता है। इसलिए कवि कहना चाहता है कि हमेशा मनुष्य को मीठी वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए। अगला देखिए, बहुत ही प्यारा शोट है, दूध नीर मिल दोय हेक जिसी आकृति हुए, करे न न्यारो को यह राजहंस विनो राजिया। बहुत ही प्यारा शोट है कि दूध नीर मिल दोय, कि दूध और नीर यानी पानी को अगर मिला दिया जाता है, दूध नीर मिल दोय, दूध और पानी को अगर मिला दिया जाता है, दोनों को मिला देने से हेक जैसी ही आकृति हुई है, तो दोनों का रूप होता है वो समान हो जाता है। दूध और पानी को अपन मिला देते हैं तो दोनों का रूप समान हो जाता है, मतलब उसको अलग करना हमारे बस की बात नहीं रहती है। करे न न्यारो कोई है, उसको अलग कोई नहीं कर सकता। अगर दूध और पानी को मिला दोगे तो उसको अलग कोई नहीं कर सकता है। केवल कौन? राजहंस बिन राजिया, केवल राजहंस ही एक ऐसा पक्षी है जो उसको अलग कर सकता है। केवल राजहंस में ऐसे गुण होते हैं जिसको दूध और पानी को अलग अलग कर सकता है, अदरवाइज कोई भी पर्सन होता है वो उस चीज़ को अलग नहीं कर सकता है। अगला देखिए, मलियागिरी मंझार हर को मन चंदन हुए, हर को तर चंदन हुए, संगत लिए सुधार है रूखाई ने राजिया। बहुत ही प्यारा शोट है दोस्तों, मजा आ जाएगा इस शोटे में। देखो, मलियागिरी मंझार है हर को तर चंदन हुए,
संगत लिए सुधारे रूम खाई ने राज्या। अब देखो मलयगिरी पर्वत की बात आई है, यानी हिमालय पर्वत को बोलते हैं हम मलयगिरी। मलयगिरी पर्वत पर चंदन के वृक्ष उगा करते हैं। मलयगिरी मंझार यानी मलयगिरी पर्वत के बीच में चंदन के वृक्ष हैं, वो उगा करते हैं। मलयगिरी मंजार है, हर को तन चंदन हुए, यानी मलयगिरी पर्वत पर चंदन के वृक्ष होते हैं, लेकिन मंजारी में उनके बीच में और भी वृक्ष उग जाते हैं, यानी अन्य पौधे भी वहाँ पर उग जाते हैं, उनमें भी चंदन के जैसे ही गुण आ जाते हैं। संगत लियो सुधार है रूखा ने गुण राज्य। वो चंदन के वृक्षों के बीच में और भी जो वृक्ष होते हैं वो उग जाते हैं, उनमें भी चंदन के जैसी ही खुशबू आ जाती है, उसमें चंदन के जैसे गुण आ जाते हैं। तो यहाँ पर सत्संगति का वर्णन किया है, महिमा का बखान किया है कवि ने कि सत्संगति की महिमा से, चंदन का संग करने से अन्य जो वृक्ष होते हैं उनमें भी सुधार हो गया है, उनमें भी चंदन जैसे गुण आ गए हैं। उसी प्रकार चंदन जैसे वो वृक्ष हो गए। तो अगर व्यक्ति विशेष कोई होता है तो वो सत्संगति करता है तो उसमें भी महात्माओं जैसे गुण हैं वो आ सकते हैं। यह बात इसमें बताई गई है। अगला देखिए, बहुत ही प्यारा सोटा है। पाटा पीड़ा उपाय है तन लागा तरवारिया। पाटा पीड़ा उपाय है तन लागा तरवारिया। जहे जीबरा वह जीबरा घाव है रति न ओखदे राजिया। बहुत ही सॉलिड सोरठा का है अब की बार। देखो पाटा पीड़ा, पाटा पीड़ा उपाय तन लागा तरवारिया। कवि ये कहता है कि तलवार के प्रहार से शरीर पर हुए घाव का या फिर अन्य चोट का तो ठीक होने का उपाय है। पाटा पीड़ा उपाय है तन लागा तरवारिया। यदि शरीर पर तलवार के प्रहार से जो घाव होते हैं, शरीर पर तलवार के प्रभाव से जो घाव होते हैं, उससे जो चोट लगती है उसके तो कोई मतलब ठीक होने के उपाय होते हैं। पाटा पीड़ा अपन उपाय उसके कर सकते हैं। तलवार से शरीर पर कोई भी घाव लगता है तो उसके ठीक होने के उपाय होते हैं। वह जीबरा घाव है रति न ओखद राजिया। लेकिन कठोर या अपमानजनित या अपमानित करने वाली जो वाणी होती है, जिसमें हृदय में जो घाव लगता है, हृदय में जो घाव होता है, उसको ठीक होने की कोई भी औषधि नहीं है। ये मन में होने वाला घाव सदा ही बहता रहता है। बस कभी ये यहाँ पर अपमानजनित वाणी के लिए कहिए कि अगर तलवार का शरीर पे कोई घाव होता है उसको ठीक होने का उपाय ज़रूर है, लेकिन कड़वी या फिर अपमानजनित करने वाली वाणी से जो अपने हृदय में जो घाव होता है उसको ठीक होने का कोई भी उपाय है वो नहीं है, उसकी कोई भी औषधि है वो आज तक नहीं बनी है। वो घाव होता है वो जीवन में हमेशा रिश्ता रहता है, यानी बहता रहता है। दूसरा सोठा देखिए, मूसा ने मंजार हित कर बैठा हेकण सहजाने संसार है रसन रहसी राजिया। इसमें यहाँ पर मित्रता को संबोधित करते हुए लिखा है कवि। दूसरे सोटे में इसमें क्या कहता है कि मूसा ने मंझार। कवि इसमें यह कहना चाहता है कि मित्रता हमेशा समान स्वभाव वालों से ही करनी चाहिए। मित्रता हमेशा समान स्वभाव वाले होते हैं, उन्हीं के बीच में सफल या सुखदायी होती है, उसी से अपन को करनी चाहिए। यदि कोई मूसा ने मंजार, मूसा यानी चूहा, यदि कोई चूहा बिल्ली से मित्रता कर लेता है, मूसा ने मंजार बिल्ली से मित्रता कर लेता है, हित कर बैठा हेकने, कोई चूहा अगर बिल्ली से मित्रता कर लेता है तो उसका परिणाम होता है वो सुखदायी कभी नहीं हो सकता। सह जाने संसार, उसको संपूर्ण संसार इस बात को जानता है। सह जाने संसार मतलब संपूर्ण संसार इस बात को जानता है कि रस न रहसी राजिया। संपूर्ण संसार इस बात को जानता है कि चूहा बिल्ली का हमेशा क्या होता है, भोजन होता है। अगर अपने बल पर चूहा होता है बिल्ली से रक्षा करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता है। अपने बल पर चूहा होता है बिल्ली से रक्षा नहीं करना चाहता है। अगर दोनों में थोड़ा सा भी मतभेद हो जाता है चूहा या बिल्ली में, तो बिल्ली होती है उसको, चूहे को अपना भोजन बनाने में तनिक भी देर है वो नहीं कर सकती है। इसलिए कवि कहना चाहता है कि मित्रता हमेशा समान स्वभाव वालों में ही होनी चाहिए, वही मित्रता सफल होती है और वही मित्रता सुखदायी होती है। अगर कोई चूहा बिल्ली से मित्रता कर लेता है तो वो कभी भी सफल नहीं हो सकती है। इस बात को संपूर्ण संसार जानता है कि चूहा होता है वो बिल्ली का क्या होता है, भोजन होता है। अगर थोड़ा सा भी मतभेद हुआ दोनों में तो बिल्ली होती है वो तुरंत ही चूहे का क्या कर लेगी, कोपभाजन कर लेगी, यानी अपना भोजन है वो बना लेगी। अगला देखिए, बहुत ही प्यारा सोटा है। खड़े गुड़ अण हुताए है एक भाव कर आदरे ते नगरी होताए है रोई आछी राजा। बहुत ही प्यारा दो सोठा कहा है कवि ने कि कवि इसमें कहना चाहता है कि जिस नगर और समाज में खड़, एक तो खड़ होती है, एक गुड़ यानी गुड़ होता है, एक अन्न यानी अन्न होता है। जिस नगर या समाज में खल, गुड़ और अन्न आदि का समान महत्व दिया जाता है, एक भाव की आदरी, इन सभी को अगर एक भाव एक समान अगर उन्हें महत्व दिया जाता है तो वहाँ पर नहीं रहना चाहिए। ते नगरी होता है रोई अच्छे राज्य। ऐसे समाज या
गांव में कभी भी नहीं रहना चाहिए। उससे अच्छा तो वह स्थान है, क्योंकि वह स्थान एक अंधेरी नगरी के समान है, सभी को समान महत्व दे रहे हैं, चाहे खड़ हो, चाहे गुड़ हो, चाहे अन्न हो, सभी को समान महत्व दे रहे हैं, इसलिए वहाँ पर क्या है, वो एक अंधेरी नगरी के समान है। उससे तो अच्छा है कि निर्जन वन में जाकर के निवास करना चाहिए। रोही अच्छे राज्य, निर्जन वन में जाकर के निवास करना चाहिए, वहाँ पर व्यक्ति अपने आत्मसम्मान के साथ तो आराम से रह सकता है। आई बात समझ में? जिस गाँव या समाज में खड़े, गुड़ और अन्न को समान महत्व दिया जाता है, उस स्थान पर कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ वह स्थान होता है वो एक अंधेरी नगरी के समान होता है, कोई किसी का महत्व नहीं समझ पाता है। ऐसे समाज या गांव से तो अच्छा है कि निर्जन वन में रहा जाए, वहाँ पर व्यक्ति अपने आत्मसम्मान के साथ आराम से रह सकता है। अगला देखिए, घन घन साबड़ खाए है न फूटे पहाड़ है। बहुत ही प्यारा सोटा है। घन घन साबड़ खाए है न फूटे पहाड़ निवड़े, जड़ कोमल बिध जाए है राय पड़े जद राजिया। बहुत ही प्यारा सोटा कहा है। देखो इसमें कवि इस सोटे में क्या कहना चाहता है कि घन घन, घन होते हैं हथेड़े को, सब्बड़ बोलते हैं, एक साबड़ होती है देखो लोहे की बनाने की, जिससे प्रहार करने से बड़े बड़े पहाड़ होते हैं वो फूट जाया करते हैं। तो देखो घन घन सब्बड़ खाए है ना फूटे पहाड़ नहीं बड़े, कि साबल या फिर बड़े बड़े हथौड़े से प्रबल चोट करने पर भी कठोर जो पहाड़ होता है वो नहीं फूटता है। कवि कहता है कि बड़ी साबड़ से या फिर बड़े बड़े हथौड़ों से प्रहार या चोट करने से जो कठार कठोर पर्वत होता है वो कभी फूट नहीं पाता है, उसमें फूट नहीं पड़ती है, पहाड़ में दरार नहीं पड़ती, यानी वो फूट नहीं हो सकता, उनसे टूटता नहीं है हथौड़े से या फिर साबड़ से। जड़ जड़ कोमल बिध जाए है राय पड़े जद राजिया, परंतु वही जो पर्वत है उसमें अगर कोई फूट या फिर दरार पड़ जाती है, अगर उस पर्वत में फूट या फिर कोई दरार पड़ जाती है, तो जड़ कोमल बिध जाए, तो पौधों की कोमल जड़ होती हैं वो भी सहज भाव से उसके अंदर क्या कर जाती हैं, प्रवेश कर जाती हैं। इसमें कवि का कहने का मतलब ये है, पहाड़ का उदाहरण देते हुए कवि ये कहना चाहता है कि यदि कोई चाहे सुरक्षित दुर्ग हो, दुर्ग यानी गढ़ या किला हो, चाहे परिवार हो, चाहे फिर कोई समाज हो या फिर कोई राज्य हो, उसमें अगर छोटी सी भी फूट दरार या मतभेद हो जाता है, तो कोई साधारण शत्रु भी आसानी से उसमें प्रवेश करके हानि पहुंचा सकता है। जिस प्रकार से देखो घन घन सब्बड़ घाय है कि किसी पर्वत पर साबल और बड़े बड़े हथौड़ों से प्रहार या चोट करने से किए जाने से कठोर पहाड़ होता है वो नहीं फूटता है, लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी दरार पड़ जाती है पहाड़ में, तो पर्वत पर्वत पर तो पौधे होते हैं उसकी कोमल जड़ भी उसमें सहज भाव से प्रवेश कर जाते हैं। कहने का मतलब है कि कोई सुरक्षित दुर्ग या किला हो, चाहे राज्य हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, उसमें अगर कोई फूट पड़ जाती है, दरार पड़ जाती है या फिर मतभेद हो जाता है लोगों के बीच में, तो साधारण शत्रु भी उसमें प्रवेश करके आसानी से उसे हानि पहुंचा सकता है। आशा करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, पै मीठा कर पाक है जो इमृत सींचिए, उर कड़वाई आँख है रंचन मुँह के राजिया। बहुत ही सॉलिड बात कही है कवि ने। कवि क्या कहना चाहते हैं, पै मीठा कर पाक है। कवि इसमें कहना चाहता है कि अगर आक आक का जो पौधा होता है ना, पाक का मतलब आक, जो आक का पौधा होता है या फिर मंदार का जो पौधा होता है, उसको चाहे आप मीठे पानी से सींचो, चाहे आप उसे दूध में पकाओ, चाहे फिर आप उसमें चाहो तो शक्कर में उसे उगा दो, चाहे उसके अंदर आप अमृत से उसे सींचते रहो। पै मीठा कर पाक है। आप अगर आक के पौधे या फिर मंदार को चाहे मीठे दूध से सींचो, चाहे मीठे पानी से सींचो, चाहे इसमें शक्कर में उगा लो उसको, चाहे उसे अमृत से सींचो, जो अमृत सींचो चाहे उसे अमृत से सींचो, परंतु उर कड़वाई आँख है, लेकिन उसके अंदर जो कड़वापन है, रंचना मुँह के राजा, उसके अंदर जो कड़वापन है वो तनिक भी कम नहीं होगा, चाहे आपको आप कैसे भी पका लो, कैसे भी सींच लो, अमृत से सींच लो, शक्कर में उगा लो, चाहे दूध में पकाओ, चाहे मीठे पानी से सींचो, चाहे अमृत से सींचो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसमें जो कड़वाई है यानी उसमें जो कटुता है, कड़वापन है, वो तनिक भी कम नहीं होगा। इसके माध्यम से कवि ये समझाना चाहते हैं कि जो लोग ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के या फिर कुटिल लोग होते हैं, उन्हें आप अगर सुधारना चाहते हो, चाहे आप उसके साथ मधुर स्वभाव वाला कैसा भी व्यवहार कर लो, उसमें जो ईर्ष्यालु प्रवृत्ति है वो बिल्कुल भी कम नहीं हो सकती है, उसमें सुधार बिल्कुल नहीं हो सकता है, उसका मधुर स्वभाव होना बिल्कुल असंभव सी बात है। इसके माध्यम से कवि ने आग के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ कि 15 का 15 शॉर्ट है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी भी शॉर्ट में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा मित्रों। मिलते हैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।